नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कृषि के क्षेत्र में जो तमाम नवाचार चल रहे हैं वो सभी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँ ताकि आप अपने व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। और आज हम बात करने वाले हैं खेती किसानी में गहरी जुताई के लाभ की, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देता हूं। तो कृषि विज्ञान में लंबा और गहरा अनुभव रखने वाली प्रोफेसर सोनाली तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाभा यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के पद पर मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद आपका। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, साथ ही साथ जो नए किसान भाई हैं वो भी आपसे यही समझना चाहेंगे कि गहरी जुताई का सही समय या महीना आखिर कौन सा होता है। जी ज़रूर। देखिए किसान भाइयों, आप पहले मैं आपको बता दूं कि गहरी जुताई होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी है और उसका कौन सा समय उपयुक्त है। अगर हम बात करें गहरी जुताई की, तो मिट्टी को पलटने की एक विधि, गहराई से पलटने की एक विधि। वैसे तो आप लोग हमेशा जब भी बुआई करते हैं तो मिट्टी की जुताई करते ही हैं, लेकिन गहरी जुताई अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें देखा जाता है कि हम 9 इंच से लेकर 12 इंच तक की गहरी जुताई करते हैं। मिट्टी को पूरी तरह से पलट देते हैं, और जब मिट्टी पूरी तरह से पलट जाती है तो वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। अब अगर हम बात करें कि गहरी जुताई का कौन सा समय उपयुक्त होता है, तो जैसे कि आप देखते हैं जब बारिश शुरू होने वाली होती है उससे पहले हम देख रहे हैं कि अभी बहुत अच्छी कड़कड़ाती हुई गर्मी पड़ रही है। इस समय हम जब गहरी जुताई करते हैं तो उसमें ये हमें लाभ होता है कि हमारे जो भी पलटकर ऊपर आने वाले कीट हैं या खरपतवार के बीज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है और वो उसकी वजह से कुछ हद तक मर जाते हैं, और हमारी जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं, जिसको कहना चाहिए कि प्रोटेक्ट हो जाती है, हील हो जाती है। तो हमारा जो उपयुक्त समय है वो समय हमारा यही रहता है कि जब भी बारिश शुरू होने वाली है, मानसून शुरू होने वाला होता है, उसके 15 दिन पहले या हम मई से लेके जून 15 तक गहरी जुताई कर सकते हैं, और वो किसानों के लिए, उनकी खेती के लिए उपयुक्त साबित होती है। गहरी जुताई का जो कॉन्सेप्ट होता है फार्मर्स के लिए, वो बेसिकली इसीलिए अपनाया जाता है कि हमारी जो मिट्टी है उसके जो नीचे के पोषक तत्व हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएं। जो हमारी मिट्टी में नीचे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर या कुछ ऐसे अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सिंचाई का जल है वो नीचे तक नहीं जा पाता, तो ये सारी चीज़ों के लिए गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप उपयुक्त समय पर करेंगे और उसके आप 1 हफ्ते तक अपनी ज़मीन को खाली छोड़ देंगे, तो उससे आपका जब भी आप बुआई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आखिर गहरी जुताई से किसान भाइयों को लाभ क्या रहते हैं। लेकिन अगला सवाल मैम मेरा ये है कि मिट्टी की अगर हम बात कर लें तो मिट्टी में आखिर क्या परिवर्तन गहरी जुताई के बाद देखने को मिलते हैं। जी ज़रूर। देखिए कि मिट्टी ही हमारी जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनकी आत्मा है ना। हम देखते हैं कि अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो हमारा फार्मर उससे अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाएगा और उसकी जो आय है उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर हम मिट्टी को स्वस्थ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो, और ऐसे ही फार्मर है, अगर वो अपनी मिट्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं और गहरे जुताई नहीं कर रहे हैं या सॉइल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं या मृदा परीक्षण नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये कृषि में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम मिट्टी की बात करते हैं कि गहरी जुताई करने से मिट्टी में क्या परिवर्तन आता है और क्यों अच्छी उसके लिए होती है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम गहरी जुताई करते हैं मिट्टी को पूरी तरह से पलट दिया जाता है। नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती है।
जाती है। तो हमारी जो एक कठोर लेयर होती है नीचे, जहाँ तक हम नहीं हर साल पहुँच पा रहे हैं, फार्मर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब जब वो मिट्टी नीचे की तरफ ऊपर आती है तो वहाँ उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे एक मिट्टी का स्ट्रक्चर की बात मैं करूँगी कि मृदा की जो संरचना होती है वो नीचे की बहुत कठोर हो जाती है, और उस संरचना की वजह से क्या होता है कि जब हम या फार्मर जो अपना सिंचाई करता है तो वो जो उसमें प्रॉपर एरिएशन और प्रॉपर उसमें जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरापन नहीं रह पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब जैसे ही आपने मिट्टी को पलटा, मिट्टी आपकी जो कठोर परत नीचे से ऊपर की तरफ आई है तो उसमें प्रॉपर एरिएशन होने लगता है, उसकी संरचना में सुधार होने लगता है। और ऐसी स्थिति में फार्मर के लिए जब भी हम लोग प्री मानसून से पहले गहरी जुताई कर रहे हैं और जब भी आपकी बारिश होती है तो वो बारिश जो है, बारिश की जो बूंदें हैं वो बह के न जाते हुए मिट्टी की संरचना उसको पकड़ के रखती है, और जब उसको पकड़ के रखती है तो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा दिनों तक सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप उसमें बीज की बुआई करते हैं तो आसानी से वो अंकुरित हो जाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर हम ऊपरी सतह पर टिलेज करते हैं या जुताई करते हैं और नीचे की मिट्टी ऊपर नहीं आती तो जो पानी, जैसी तेज बारिश हुई वो पूरा पानी बह के किनारे से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमने गहरी जुताई करी हुई है, मिट्टी की संरचना हमारी सुधरी हुई है, तो वो पानी की जो बूंदों को पकड़ के रखती है और हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होती है, और भुरभुरी होने के साथ साथ हमारी मिट्टी का जो संरचना है और जो बनावट है, या हम कहें कि हम जो भी उसमें हम सीड लगा रहे हैं वो पकड़ के उसको रखती है। इसीलिए मिट्टी के को देखते हुए भी गहरी जुताई करना बहुत लाभप्रद होता है। तो किसान भाइयों, ये माना जा सकता है कि अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो लागत पर और उत्पादन पर किसान भाइयों इसका सीधा असर देखने को मिलता है, जिसके चलते कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाई अर्जित कर सकते हैं। लेकिन मैम, इसके बाद अगर हम बात करते हैं समय की, तो गहरी जुताई, अगर हमने एक गहरी जुताई करी है और उसके बाद दूसरी गहरी जुताई करनी है तो किसान भाइयों को अंतराल आखिर कितना रखना चाहिए, वो डिस्टेंस आखिर कितना होना चाहिए? जी ज़रूर। देखिए क्या है कि जुताई तो जो हमारे फार्मर हैं वो हर साल जो भी आपकी नई क्रॉप लगा रहे हैं उससे पहले उसको करनी होती है, पाटा चलाकर अपनी ज़मीन को बराबर करना होता है। लेकिन गहरी जुताई जो है अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। तो किसान जैसे कि जो आपका मानसून शुरू होने वाला है उसके 15 दिन पहले या जो कड़कड़ाती तेज़ धूप पड़ रही है उस समय आप गहरी जुताई कर रहे हैं, तो इसका जो अंतराल है, जो समय है, वो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में आपको गहरी जुताई करना है। ऐसी आपको बिल्कुल भी अनुशंसा नहीं की जा रही है कि आप प्रत्येक ईयर या हर साल ही आप गहरी जुताई करें। 3 साल में एक बार आपको गहरी जुताई करना है, जिससे आपका जो क्रॉप का रोटेशन है वो प्रॉपर बना रहेगा और जो आपकी मिट्टी की संरचना है वो प्रॉपर स्थिर रहेगी। उसमें जो एरिएशन है, हवा का आना जाना जो प्रॉपर चल रहा है वो बना रहेगा। आपकी जो सिंचाई को या पानी को पकड़ने की कैपेसिटी है वो बनी रहेगी। तो प्रत्येक 3 साल में हम गहरी जुताई की अनुशंसा करते हैं। किसान, आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि प्रति 3 साल में अगर आप गहरी जुताई नहीं करते हैं तो आपकी जो मिट्टी की संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती है और नीचे की जो परत है वो इतनी हार्ड हो जाती है, वो अपने आप में एक ऐसा हार्ड लेयर बना लेती है सीमेंटेड टाइप का, जैसे कि आपकी जो गहरी जड़ें भी हैं वो भी मिट्टी में नहीं पहुंच पाएगी। जैसे अरहर और कपास की हम बात करते हैं खरीफ में, है ना, तो उस समय क्या होता है कि ऐसी जो गहरी जड़ें वाली जो क्रॉप होती है वो आप फिर बिल्कुल भी ऐसी जगह पर नहीं लगाएं अगर आप प्रत्येक 3 साल में गहरी जुताई नहीं कर रहे हैं। तो 3 साल में एक बार आप गहरी जुताई ज़रूर करें और मई से लेकर 15 जून तक आपको गहरी जुताई करनी ही है। तो किसान भाइयों, मई से लेकर 15 जून तक का वो सही समय रहता है जब हमारे किसान भाई गहरी जुताई कर सकते हैं। लेकिन मैम, इसके अलावा आपने ये बताया कि गहरी जुताई यदि किसान भाई नहीं करते हैं तो मिट्टी की जो लास्ट परत रहती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। कई हमारे किसान भाई होते होंगे जिनके सामने ये दिक्कत या परेशानी भी आती होगी। ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या कर सकते हैं, उनके सामने कौन से विकल्प खुले रहते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा विकल्प तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वही है गहरी जुताई। लेकिन अगर आप गहरी जुताई नहीं कर पाते हैं या आपको आवश्यकता नहीं उसकी महसूस हो रही है, तो जब आप जो भी आपका प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, आप प्राथमिक जुताई जो कर रहे हैं उसको ही आप इस तरह से करें जैसे मिट्टी पलटने वाला जो आपका हल है उससे आप अगर अपनी मिट्टी को पलट रहे हैं तो आप साथ में ये ध्यान रखें कि उसके साथ आप कार्बनिक खाद को मिला दें, है ना। जब आप गोबर की खाद या कार्बनिक खाद को मिलाकर जुताई कर रहे हैं तो थोड़ा आपको उसमें प्रोडक्शन का लाभ मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अत्यधिक गहरी जड़ें वाली फसलें आपको नहीं लेना है।
जिनकी जड़ें उथली होती है वही क्रॉप आप वहाँ पे लगाएंगे। अगर आप बहुत गहरी जुताई नहीं करवा पा रहे हैं, विगत 4-5 साल से आपने नहीं कराई है, तो डेफिनेटली आपकी जो नीचे की परत है वो बहुत सख्त हो चुकी है और वहाँ तक आपका पानी नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ तक आपका प्रॉपर जड़ों को हवा नहीं पहुँच पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप कोशिश यही करें कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप वेजिटेबल की तरफ जाएंगे या फिर आप जाएंगे जिनकी जड़ें उथली होती हैं। चलिए, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि किसान भाइयों, यदि आपको गहरी जुताई करनी है तो उसका सही समय भी यहाँ पर आपको बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि आपको सावधानियाँ क्या रखनी है। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और भी जारी रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर यदि आपके खेतों की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा पथरीली है, तो उस दौरान हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाई एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं और मैम इसके पहले हमने जाना था कि आखिर चुनौतियां किसान भाइयों के सामने क्या रहती हैं। लेकिन हर किसान की किस्मत मैम एक जैसी नहीं रहती, आप भी जानती हैं और लगातार किसान भाई भी आपसे मुलाकात करते होंगे। कई बार ये देखा जाता है मैम कि जो खेतों की मिट्टी रहती है बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। ऐसे में किसान भाइयों के सामने क्या चुनौती रहती है गहरी जुताई के दौरान? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि हम मध्य प्रदेश की बात अगर करें, हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसान हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो है मिट्टी की संरचना जो है, मिट्टी की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। स्पेशली हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उसमें आप देखेंगे कि ऊपरी जो परत है वो बहुत सख्त कई बार नहीं देखी जाती। मिट्टी की क्वालिटी हमारे यहाँ अच्छी है। लेकिन अगर फार्मर ने कई सालों से बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया हुआ है ना, या उसने कई एक एग्जांपल की उसके बगल में ही बहुत बड़ी नहर है और वहाँ नहर का पानी बहुत ओवरफ्लो होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चूने का जमाव हो जाता है और जब चूने का जमाव होता है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होती है, सख्त हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो मिट्टी का सुधार आप करेंगे। मिट्टी का सुधार आपको करने के लिए, जैसे हम यहाँ गहरी जुताई की बात करें, वैसे अगर हम मिट्टी की भी बात करें तो हम प्रत्येक 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी का परीक्षण भी ज़रूर कराएं, जिससे आपको सही मात्रा में ये पता चल सके कि आपकी मिट्टी कौन सी है, आपकी मिट्टी में क्या कमी है, आपको कौन सा उर्वरक देना है, आपको नेक्स्ट कौन सी क्रॉप लगानी है, आपने अभी तक कौन सी क्रॉप लगाई हुई है, कौन सी खाद आप देते आ रहे हैं। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कौन सा पोषक तत्व कम हो रहा है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है। कई बार हमारे खेत में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उर्वरक की मात्रा हो जाती है और फार्मर लगातार फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते जाते हैं, नाइट्रोजन का यूज़ करते जाते हैं, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की नहीं होती। क्योंकि अगर आप निंदाई गुड़ाई प्रॉपर कर रहे हैं, जुताई प्रॉपर कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन जैसे जो पोषक तत्व हैं उनका एरिएशन और उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा मिट्टी का सुधार करें, लेकिन फिर भी फार्मर फर्टिलाइज़र देते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की अधिकता भी अच्छी नहीं होती है ना। कोई भी चीज़ है, अगर हम अधिकता से ज़्यादा खाएंगे तो भी नुकसान होगा, कम खाएंगे तो भी नुकसान होगा। तो ये जो चीज़ है इसका आपको ध्यान रखना है। इसका
उसके लिए इसी के साथ आपको मिट्टी परीक्षण भी ज़रूर कराना है, जिससे आपके मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी आपको सही सही मिल सके, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, क्या अधिकता है। अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मिट्टी कभी भी ख़राब नहीं होगी, वो आपको बहुत अच्छी लागत देगी, बहुत अच्छा उत्पादन देगी। और लागत बहुत अच्छी ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगना है ना। लागत तो जो आपकी हो रही है, खर्च जो आपका लग रहा है वो लगना है, लेकिन उत्पादन आपका बढ़ना ही है। उत्पादन बिल्कुल भी कम नहीं होना है अगर इस तरह की छोटी छोटी प्रोसेस आप अपनाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। अगर हम मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं तो मिट्टी परीक्षण में आप देखते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सोसाइटी में जाते हैं या आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे मिट्टी परीक्षण करने के लिए, तो प्राइवेट में आपका 600-700 में मिट्टी परीक्षण आसानी से होता है। वो खुद आएंगे आपके खेत पर, आपका कलेक्शन लेंगे मिट्टी का और वो जाकर अपनी लेबोरेटरी में उसको चेक करके आपको कार्ड बना कर देंगे कि आपके यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप सरकारी उसमें जाना चाहते हैं तो 60 से 70 रुपये में भी आपका मिट्टी परीक्षण हो जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की बहुत बड़ी समर्थक हैं, चाहे हम गहरी जुताई की बात करें या सॉइल टेस्टिंग की बात करें। तो कुल मिलाकर मैम ये माना जा सकता है कि जिस तरह से अगर मिट्टी की सेहत ठीक रहेगी तो उत्पादन भी हमारे किसान भाइयों का बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बीच आपने एक प्राकृतिक खेती की बात करी, बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दौर में जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं केमिकल के कारण ज़्यादा बीमारियां हमें और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको देखने को मिलती है। और ये बताइए मैम कि प्राकृतिक खेती के और किसान नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या देखते हैं, इसके पीछे आखिर क्या कारण? देखिए, उसके पीछे सीधी सी चीज़ें यही होती है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं वो ऐसा समय है जहां हर इंसान को बहुत जल्दी है और वो ये कोशिश करता है कि जल्दी से हमारी क्रॉप ग्रो हो जाए, जल्दी से हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए या ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए, है ना। और प्राकृतिक खेती की बात करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है और जब समय लगता है चीज़ों को तो पेशेंस हमारा ख़त्म हो चुका है। हम वो पेशेंस की बात ही नहीं करते, हम जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। आज फार्मर एक साल में 4 तरह की क्रॉप ले रहा है। 4 तरह की क्रॉप में लेने का ये कारण है कि वो मई जून में भी के महीने से अप्रैल से भी अपने खेत को खाली नहीं छोड़ता, वहाँ भी वो मूंग उड़द की क्रॉप ले रहा है, उसमें भी उसको 3-4 महीने का समय लग रहा है। तो कोशिश वो यही करता है कि समय हमारा ज़्यादा ना लगे, कम समय में हमारी उत्पादन जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए फार्मर कोशिश ये करता है कि वो केमिकल पर डिपेंडेंसी अपनी रख ले और उसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। लेकिन अगर आप गहरी जुताई पे जाते हैं, सॉइल टेस्टिंग पे जाते हैं, अपनी मिट्टी का सुधार करते हैं, मिट्टी को समय समय पर पलटते रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कृषि यंत्र ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो मिट्टी को पलटने के, मिट्टी को सुधारने के लिए तत्पर तैयार है। हम क्यों उनकी सहायता लेकर अपनी मिट्टी का सुधार नहीं कर पाए? मैम, जैसे यंत्रों की आपने बात करी तो यही मेरा अगला सवाल था, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं और क्या वो यंत्र किसान भाइयों के जो बजट है, जो जेब है, क्या उस खर्च के अंदर आ जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है एम्बी प्लाउ जिसको कहा जाता है, मोल्ड बोर्ड प्लाउ जो होता है, जिसका काम होता है मिट्टी को गहराई से पलटना, है ना, जिसमें ऐसे गोल जिसको बोलते हैं ढाल के आकार के तवे जैसे लगे होते हैं, जो मिट्टी में जैसे ही जाता है वो मिट्टी को ऊपरी परत को पलट देता है। उसके बाद आप देखते हैं कि दूसरा जो यंत्र है हमारा वो है चीज़ल प्लाऊ। चीज़ल प्लाऊ जो होता है वो क्या करता है, हमारी जो 9 इंच तक की 12 इंच तक की जो मिट्टी जो हमें पलटना है वो गहराई तक वहाँ पर जाता है और वो मिट्टी को नीचे से पूरा ऊपर की तरफ लाता है और साथ ही साथ जो मिट्टी की कठोर परत है वो उसको काटता है। जब कठोर परत कटती है आपकी तो उसका एरिएशन कई हद तक सुधर जाता है। तो जैसे ही आपकी वो मिट्टी की परत को भी काट रहा है, दूसरी बात वो मिट्टी को पलट भी रहा है ना। तो ये जो 2 उपयोगी यंत्र हैं ये तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। चूँकि मैडम ये कार्यक्रम के अंतिम बेला है तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर नए किसान भाइयों को क्या आप मूल मंत्र देना चाहेंगी ताकि गहरी जुताई के लाभ उन्हें मिल सके? जी ज़रूर। देखिए, आप अगर नए किसान हैं और आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आप कुछ हद तक बहुत ज्ञान के करीब हैं, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो अशिक्षित
सुरक्षा की तरफ है। कहीं ना कहीं सबके अंदर पूरी प्रॉपर, हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन के ज़रिए ही, वीडियोस के माध्यम से ही आप तक सारी जानकारी पहुंचती है। तो एक बार आप उन सारी जानकारियों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ही खेती की शुरुआत कीजिए, क्योंकि खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करता है। अगर मानसून ने आपका साथ दिया या मौसम ने आपका साथ दिया तो आपने बहुत ही अच्छा कर लिया, और अगर मौसम सही समय पर बहुत बुरी तरह से करवट ले लिया तो आपकी जमी जमाई पूरी प्रोसेस भी बिगड़ सकती है। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि आप जो काम करें वो बिल्कुल समय को देखते हुए करें, समय के अनुसार करें, मौसम को देखते हुए करें, मौसम के आधार पर करें, तो आप बहुत हद तक अच्छा उत्पादन लेंगे। और अगर आप तकनीकी की तरफ जा रहे हैं, जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप अपना लें जिससे आपको मौसम की डिपेंडेंसी भी ना रहे, उनसे भी आप बचाव कर सकें, तो आप अगर नए नए शुरुआत कर रहे हैं या आप और ऊपर पे जाना चाहते हैं तो आप तकनीकी को ज़रूर अपनाएं। और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है जानकारी के लिए तो समय समय पर हम उपस्थित रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके साथ, आपके ज़िले में, आपके KVKs के माध्यम से आपके पास है। आप जाकर पूरी तरह से उनकी मदद ले सकते हैं। वो आपके खेत पर आकर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, वो समय समय पर जांच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों ये माना जा सकता है कि यदि आपको गहरी जुताई के लाभ अर्जित करने हैं तो तमाम जानकारी जो आपको सूक्ष्म तरीके से दी गई है उन सभी जानकारियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए ये कहा जा सकता है कि आप गहरी जुताई के लाभ अर्जित करेंगे, साथ ही साथ कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, जैसा कि हमारे किसान भाइयों का मूल मंत्र है, वो हासिल कर सकेंगे। सोनाली तंवर मैम हमारे साथ जुड़ी रही। मैम, आपने इस विषय पर जिस तरह से विस्तार से और बहुत सकारात्मक जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जून से शुरू हुए खेत बचाओ अभियान में 30 जून तक विस्तृत रोड मैप तैयार करने तथा प्रत्येक गांव में जिम्मेदार अधिकारियों और वैज्ञानिकों की तैनाती सुनिश्चित कर अन्नदाताओं की मदद की जाएगी। अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिनी सीड किट, दलहन तिलहन मिशन और कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल खेतों की सुरक्षा होगी बल्कि किसानों की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता भी मजबूत होगी। पूर्व में चलाए गए कृषि जन जागरण अभियानों की तरह खेत बचाओ अभियान भी कृषि सुधार और जन जागरूकता का सफल अध्याय साबित होगा। अपने किसान भाइयों से आज रायसेन की इस पवित्र धरती रमासिया गांव से ये संदेश देना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, फसल लगाओ। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता। अन्नदाता जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो सकता। किसान मेरे लिए भगवान जैसे हैं, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। लेकिन मैं यहां से आह्वान कर रहा हूं सबको, अंधाधुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ, और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसके प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। एक ऐसा ऐप आया है कि अपन खेत में चलेंगे तो मिट्टी में तत्व बता देगा। अभी अभी बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया है, ताकि धीरे धीरे अपन को ही पता चल जाए। लेकिन तब तक मिट्टी का परीक्षण भी विधिवत अपन करवाएंगे, ताकि आगे मुझे देखो खेती बदलनी है। बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे, लागत घटे, उत्पादन ज्यादा हो, मुनाफा बढ़े। ऐसी खेती करवानी है, क्योंकि आपने मुझे, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री बनाया है। तो उस पर मैं पूरी ताकत से काम करूंगा, ताकि पूरे देश के किसानों का फायदा हो, और यहाँ भी सब किसानों के लिए जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम, यहाँ ये खेत बचाओ कार्यक्रम, इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे, मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। सोयाबीन बोने से पहले ध्यान दें, कोदो कुटकी की खेती, हल्दी की खेती, करेले की उन्नत किस्में और
हस्तचलित धान रोपाई यंत्र। और चलिए देखते हैं समाचारों को विस्तार से। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि फसल को कीट, रोग एवं खरपतवार से बचाना चाहिए। सोयाबीन में अनेक प्रकार के कीटों का आक्रमण होता है, जिनमें से एक है व्हाइट ग्रेप। यह कीट सफेद रंग का होता है जो जमीन के अंदर जड़ के पास रहता है। यह फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण फसल पीली पड़कर सूख जाती है, जिस कारण पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो भाइयों, अपनी फसल को इस कीट से बचाने के लिए जिन खेतों में इसका अधिक प्रकोप होता है, उन खेतों में आखिरी बरखनी से पहले 1 लीटर क्लोरोपाइरिफास 25 किलो रेत में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव करें, या इसके स्थान पर आप 5 किलो फोरेट 10 जी दानेदार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोदो और कुटकी की फसलें मुख्यतः लघु धान्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। इन्हें मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, बैतूल व झाबुआ जिलों में बोया जाता है। इसकी खेती अधिकतर हल्की रेतीली, कंकरीली, पथरीली, पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ व कम उपजाऊ भूमि में की जाती है। वर्तमान में इनका क्षेत्रफल प्रति वर्ष कम होता जा रहा है, फिर भी लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इन फसलों की खेती की जा रही है, जिससे लगभग 2 लाख टन उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कोदो एवं कुटकी की दलहनी, तिलहनी फसलों के साथ अंतर्वर्ती फसल लेकर कृषक बंधु अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बुआई मानसून वर्षा प्रारंभ होते ही जून से जुलाई में कर देनी चाहिए। कोदो कुटकी की उन्नत जातियों में जवाहर कोदो 41, जवाहर कोदो 364, जवाहर कोदो 62, जवाहर कोदो 439, जवाहर कोदो 48 व कुटकी के लिए जवाहर कुटकी 8 सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। किसान अगर हल्दी की खेती वैज्ञानिक विधि से करें तो काफ़ी अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई कर बखर लगाकर पाटा लगाएं और क्यारियां बनाकर हल्दी की बुआई करें। हल्दी की बुआई का सही समय जून से जुलाई माह होता है। इसके लिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से हल्दी के बीज कंदों को डाइथेन M45 दवा से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर लें। हल्दी से बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर एवं कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा उर्वरक के लिए गोबर की खाद 250 किलोग्राम, नत्रजन 175 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम तथा पोटाश 120 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से डालें। करेले को सब्जी के साथ साथ दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। करेले की मुख्य 3 प्रजातियां हैं जो अलग अलग अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं, जिनमें एक है पूसा 2 मौसमी। यह किस्म अधिक उपज देने वाली है। इसका फल मध्यम मोटा, हरा व 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। 55 दिन में फल देने वाली यह किस्म जायद, खरीफ दोनों मौसम के लिए अच्छी है। दूसरी है कोयम्बटूर लौंग। ये किस्म अधिक उपज देने वाली तथा अधिक फैलने वाली है। फल 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। फल अधिकतर मुलायम व सफ़ेद रंग के होते हैं। खरीफ की फसल की उपज अधिक मिलती है। कल्याणपुरी बारहमासी ये किस्म भी अच्छी उपज देती है। धान की रोपाई के लिए 6 कतारी वाला हस्तचलित उपकरण किसानों में बेहद लोकप्रिय है। इसमें कतारों में मचाई किए गए खेत में चटाई प्रकार के पौधों का प्रतिरोपण किया जा सकता है। इसमें हत्था, पौध पकड़ने वाली प्रणाली, पौध ट्रे, इंडेक्सिंग प्रणाली, मुख्य आधार ढांचा, पौधा धकाने वाली प्रणाली के साथ साथ लकड़ी की फिसलने वाली पट्टी आदि का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।